एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम संजीता है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 2 किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन। इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर उसे देख लें। उस वीडियो में हमने इस चैप्टर के जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो डिस्कस किया था। आज हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1 बाय 1 टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है प्रिंसेप एंड पियदसी। ये 1830s की बात है। 1830s जो था इंडियन एपिग्राफी के फील्ड में एक बहुत ही मोमेंटस टाइम था। तो आप बोल सकते हो कि दिस इज द मोस्ट मोमेंटस टाइम फॉर इंडियन एपिग्राफी। इंडियन एपिग्राफी, ओके। इंडियन एपिग्राफी की बात करें तो ये जो 1830s का टाइम है बहुत ही महत्वपूर्ण मोमेंटस टाइम था। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं पहले। अभी हमने बात की मोमेंटस। मोमेंटस का मतलब तो हमने समझ लिया कि दिस इज महत्वपूर्ण, जो हमने बात की। हाँ, यहाँ हमें डिस्कस करना है एपिग्राफी। एपिग्राफी क्या होता है? एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ, क्या होता है ये? स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, ओके। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन को बोला जाता है एपिग्राफी। अब इंस्क्रिप्शन क्या होता है? इंस्क्रिप्शन के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। इंस्क्रिप्शन इज द राइटिंग, ये क्या होता है? राइटिंग ऑन हार्ड सरफेस, राइटिंग ऑन हार्ड सरफेस, ओके। हार्ड सरफेस, हार्ड सरफेस लाइक क्या? सच एज, आप बोल सकते हो क्या सारी चीजें? सच एज आप बोल सकते हो स्टोन, ओके। स्टोन पे अगर हम इनग्रेव करेंगे, इनग्रेव मतलब किसी हार्ड सरफेस पे जब आप लिखोगे तो किसी नुकीली चीजें से खुरेच कर लिखोगे, तो इनग्रेव करना हार्ड सरफेस पे लाइक स्टोन पे, ओके, मेटल पे, पॉटरी पे, ओके, पॉटरी पे। तो इस पे जब हम कुछ लिख रहे होंगे, दिस इज नोन एज इंस्क्रिप्शन। एंड इंस्क्रिप्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स टू अंडरस्टैंड पास्ट, अंडरस्टैंड हिस्ट्री। लाइक अगर हम जो मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब जो पांडुलिपि, जो हमारे इंडिया की अगर बात करें तो पाम लीफ पे, पेड़ों की छाल पे, जब आगे चल के जब कागज की खोज हो गई तो उस पे लिखना, तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ये चांसेस होती है कि उसमें टैंपरिंग हो, उसमें छेड़छाड़ हो। एक किसी ने लिखा, अगर फिर से उसकी कॉपी की गई तो उसमें कुछ वो अपने अकॉर्डिंग समटाइम बाय मिस्टेक, गलती से, या समटाइम वो डिलिबरेटली जानबूझकर भी उसमें चेंजेस ला सकता है। बट अगर हम बात करें इंस्क्रिप्शन की, तो ये जिस टाइम पे लिखवाई गई होगी एज इट इज हमें आज भी अवेलेबल है। तो उस समय क्या बातें लिखी गई थी, हमारे पास वो एग्जैक्ट वो चीज है, तो उसको हमारे पास्ट को समझने के लिए इंस्क्रिप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो अभी हम बात कर रहे थे 1830s के टाइम पे, इसके जो ये इंस्क्रिप्शंस की बात कर रहे हैं, जो अगर हम अभी बात करेंगे किंग अशोक की, सम्राट अशोक की, तो अशोक की जो बहुत सारी जो बातें थी, उन्होंने अलग अलग इंस्क्रिप्शंस उन्होंने लिखवाए थे। लाइक कुछ बड़े बड़े रॉक पे, जैसे मेजर रॉक एडिक्ट्स बोलते हैं, समटाइम लघु शिलालेख तो माइनर रॉक एडिक्ट्स बोलते हैं। पिलर्स पे इनग्रेव करवाई अपनी संदेश को, अपनी जो आइडियोलॉजी को, उन सब चीजों को, जिसे वो चीजें तो थी बट उसे आगे के टाइम में जब हम बात कर रहे हैं 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, जब ये सारी चीजें कहीं कहीं से मिलती थी, ये पिलर्स रॉक्स वगैरह पे लिखी हुई चीजें मिलती थी, पर लोगों को नहीं पता था कि इसमें क्या लिखा गया है, वो क्या राइटिंग स्क्रिप्ट, वो भाषा लोग अब भूल चुके थे जिस समय ये बात हो रही है हमारे भारत की। तो इस समय हम लोग देवनागरी और भी अलग अलग जो क्षेत्रीय भाषाएं, लोकल लैंग्वेजेस, वो सारी चीजें यूज हो रही थी, बट इसके बारे में लोगों को नहीं पता था। अगर अंग्रेज जो थे, जब एज यू नो ये जो टाइम है ब्रिटिश
एम्पायर यहाँ पे था, ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। तो समटाइम वो पूछते थे अगर किसी स्कॉलर से, जो उस समय के जो ब्राह्मण वर्ग थे, जो स्कॉलर्स थे उनसे, तो वो कभी कभी वो अपने अकॉर्डिंग कुछ बातें बोल दिया करते थे, तो एग्जैक्टली नहीं पता था कि वो क्या लिखी गई थी। फाइनली 1830s का वो टाइम था जब इस इंस्क्रिप्शंस को पढ़ लिया गया, ओके, डिसाइफर इसे कर लिया गया। तो हमने अभी तक क्या समझा कि 1830s, ओके, दिस इज द मोस्ट मोमेंटस टाइम फॉर इंडियन एपिग्राफी। हमने एपिग्राफी के बारे में समझा। एपिग्राफी क्या होती है? स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, और इंस्क्रिप्शंस भी हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं कि जेम्स प्रिंसेप के बारे में समझेंगे कि उन्होंने कौन सी भाषा को डिसाइफर किया। ठीक है, तो जेम्स प्रिंसेप के बारे में पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि ये कौन थे जेम्स प्रिंसेप जो थे। जेम्स प्रिंसेप वॉज एन ऑफिसर, ये एक ऑफिसर थे। कहाँ थे ऑफिसर? ठीक है, ऑफिसर थे इन द मिंट, ओके, इन द मिंट। अब मिंट क्या हो रहा है यहाँ पे? मिंट मतलब जो आपके टकसाल जो होते हैं जहाँ पे क्वाइन वगैरह ढाले जाते थे, तो मिंट में ही वॉज एन ऑफिसर इन द मिंट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर, ईस्ट इंडिया कंपनी में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है यहाँ पे। ये सब बात हो रही है तब की जब इंडिया में अंग्रेजों का शासन था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ओके। तो हमने जेम्स प्रिंसेप के बारे में समझा कि जेम्स प्रिंसेप कौन थे। ही वॉज एन ऑफिसर इन द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये सारे पॉइंट्स बहुत ध्यान से आपको समझना है, क्योंकि यहीं से आपके एमसीक्यूज बनते हैं, यहीं से आपके जो असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चंस बनते हैं, और भी सारी चीजें जो आप, तो इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि बीच में कहीं से भी क्वेश्चंस पुट कर दिए जाते हैं। लॉन्ग आंसर के लिए समझना है और शॉर्ट आंसर के लिए बहुत ध्यान से। तो आप ये सारे नोट करते चलेंगे, सारे पॉइंट्स। तो अभी हमने जेम्स प्रिंसेप के बारे में समझा कि कौन थे जेम्स प्रिंसेप। तो वे एक ऑफिसर थे, मिंट में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर काम करते थे। तो उन्होंने क्या किया फाइनली, 1830s की बात, 30s की, लेकिन एग्जैक्टली कौन से साल की बात हो रही है तो आपको नोट कर लेना है। 1938 का वो टाइम था। दिस इज वेरी वेरी मोमेंटस टाइम फॉर इंडियन हिस्ट्री। आज जो हमें इंडियन, अपने एंशिएंट इंडिया के बारे में इतनी सारी बातें पता है, ये इस जेम्स प्रिंसेप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हम कह सकते हैं। इन्हें थैंक्स कहना चाहिए कि इन्होंने फाइनली डिसाइफर कर लिया था। जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया? ही डिसाइफर्ड, ठीक है, ही डिसाइफर्ड ब्राह्मी एंड खरोष्ठी स्क्रिप्ट। ठीक है, कौन सी स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं? ब्राह्मी एंड खरोष्ठी। ठीक है, ब्राह्मी एंड खरोष्ठी स्क्रिप्ट, ओके। तो बहुत ध्यान से समझना है, ब्राह्मी एंड खरोष्ठी स्क्रिप्ट की बात हम कर रहे हैं। तो ये अभी यहाँ पे ध्यान देना आपको, स्क्रिप्ट, ओके। स्क्रिप्ट क्या होता है? स्क्रिप्ट इज द वे ऑफ राइटिंग। लाइक करेंटली आई एम राइटिंग ऑल दिस थिंग, तो एक स्क्रिप्ट है, एक वे ऑफ राइटिंग है जिसमें हम लिख रहे हैं। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज को हम लोग रोमन स्क्रिप्ट में यहाँ पे लिख रहे हैं। तो स्क्रिप्ट में आप किसी भी अलग अलग लैंग्वेजेस को, लैंग्वेज एक बात होती है, भाषा जिसे बोलते हैं, और स्क्रिप्ट क्या होता है? लिखने का तरीका। तो अभी जैसे हिंदी हमारी भाषा है, अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी जो है वो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है ऑफिशियली। बट ऐसा नहीं कि हम लोग हिंदी को किसी और स्क्रिप्ट में नहीं लिख सकते। लाइक अगर आप हिंदी लिखना चाहो, लाइक ये क्या हो गया, आप इससे पढ़ के समझ सकते हो, दिस इज कमल, है ना, ये क्या हो गया आपका? कमल। तो हमने क्या किया? हिंदी भाषा को रोमन स्क्रिप्ट में भी लिख लिया। मीन्स स्क्रिप्ट क्या होता है? स्क्रिप्ट इज वे ऑफ राइटिंग। ठीक है, तो किसी भी भाषा की वो हो सकती है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि जेम्स प्रिंसेप ने डिसाइफर कर लिया था, मतलब उसे फाइनली पढ़ लिया था कि वो क्या लिखी हुई है, और इसे कैसे पढ़ा, इसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, आगे के पॉइंट में डिस्कस करेंगे। बट अभी आपको ये समझना है कि फाइनली 1838, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आपके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि 1938, 1947, 18 समथिंग। तो यहाँ बात हो रही, सॉरी 19 नहीं 18,
ओके 1838, सॉरी 1838। तो ऐसे करके आपके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको ये टिक करना होगा कि कौन से साल में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्ठी स्क्रिप्ट को डिसाइफर मतलब कि पढ़ लिया था फाइनली। तो वो साल था 1838 का। तो दैट्स वाई हमने कहा 1830 इज वेरी वेरी मोमेंटस टाइम फॉर इंडियन एपिग्राफी। ठीक है, एपिग्राफी मीन्स ये इंस्क्रिप्शंस को पढ़ना, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट क्या होती है। तो अशोक, सम्राट अशोक के जितने भी एडिक्ट्स मिले हैं, जितने भी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, रॉक इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, मेजर माइनर एंड पिलर्स पे, वो क्या है, वो आपके इंडिया में जितने पाए गए हैं उनके इंस्क्रिप्शंस वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं। और अगर हम बात करें इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट लाइक पाकिस्तान आज का, या फिर और आगे चले जाएंगे गांधार वगैरह अफगानिस्तान के आसपास, तो यहाँ पे आप देखोगे खरोष्ठी स्क्रिप्ट में अशोक की जो संदेश थे, जो उनकी आइडियोलॉजी थी, वो खरोष्ठी स्क्रिप्ट में हमें देखने को मिलती है। तो इसे जेम्स प्रिंसेप ने फाइनली पढ़ लिया और हमने समझा ब्राह्मी और खरोष्ठी स्क्रिप्ट के बारे में। अभी आगे हम लोग समझेंगे कि और किस तरीके से ये जब पढ़ लिया गया तो हमारे इंडियन हिस्ट्री को समझने में और क्या क्या हमने इसको कैसे समझा। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप फाउंड, अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि जब जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्ठी स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर लिया तो उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे इंस्क्रिप्शन में एक जो शब्द है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो जेम्स प्रिंसेप फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द inscriptions mentioned, ओके, उन्होंने क्या देखा कि मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन मेंशन क्या मेंशन उसमें देखा कि एक वर्ड मेंशन पियदसी। ठीक है, मेंशन अ किंग, मेंशन अ नेम, या आप इसे बोलो कि एक जो शब्द जो मेंशन है वो रेफर्ड किसे करता है, रेफर्ड पियदसी। ठीक है, पियदसी। ओके, मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस में उन्होंने क्या देखा कि एक वर्ड है पियदसी, ठीक है, वो मेंशन है। तो अब ये हुआ कि पियदसी क्या है। ओके, पियदसी का मतलब क्या होता है, प्लीजेंट टू बी होल्ड। ठीक है, प्लीजेंट टू बी होल्ड मतलब देखने में जो प्रिटी लगे, प्यारा लगे, सुंदर लगे, तो पियदसी। अब ये पियदसी क्या था, अब उन्होंने, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था जो हर जगह मेंशन है, मतलब इसका कुछ मतलब ये किसी इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, कुछ इंस्क्रिप्शंस और मिले लाइक कर्नाटका के। ठीक है, कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका के मास्की, ठीक है, मास्की जो माइनर रॉक इडिक्ट थे, माइनर रॉक इडिक्ट, इसमें एक नाम आता है अशोक। क्या नाम मिलता है, अशोक। ठीक है, अशोक। कर्नाटका में मास्की के पास जो प्लेस है वहां पर एक माइनर रॉक इडिक्ट जो लघु शिलालेख है वहां पे अशोक नाम मिलता है। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करें एमपी में, तो एमपी में गुर्जरा प्लेस है, वहां पर भी सेम अशोक नाम देखने को मिलता है। ठीक है, पियदसी, और यहाँ पर पियदसी के बाद अशोक लिखा हुआ है। ठीक है, देवा नाम पियदसी, ठीक है, और अशोक, इस तरीके से। तो यहाँ पर इस क्लू को मिलाया गया कि यहाँ जो पियदसी जो शब्द है वो एक अशोक नाम के राजा के लिए यूज हो रहा है। फिर उन्होंने क्या देखा कि जो अशोक जो नाम था वो मोस्ट ऑफ द जो बुद्धिस्ट, बहुत सारे जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स थे उसमें अशोक का नाम एक बहुत ही
वन ऑफ द मोस्ट इंडियन फेमस इंडियन रूलर के नाम के रूप में इनको याद किया गया था। इनकी चर्चा वहां मिलती है। अगर हम बात करें श्रीलंका, श्रीलंका में दीपवंश, ठीक है, अगर हम बात करें श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में, ठीक है, श्रीलंका की बात करें तो वहां पे जो दीपवंश करके एक बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर वहां पर जो मिलता है, ठीक है, दीपवंश, महावंश, इसमें अशोक की चर्चा मिलती है। कौन है? एक बहुत ही फेमस इंडियन रूलर है, एंशिएंट इंडिया के, प्राचीन भारत के बहुत ही प्रसिद्ध राजा हैं जिन्होंने, जिसकी चर्चा मिलती है बार बार। तो इस तरीके से जब सबको आपस में मिलाया गया, इट इज लाइक अ जिक्सॉ पजल। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री को जानना हिस्टोरियंस के लिए एक पजल होता है। वो जब अलग अलग जगह से, लाइक आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो अलग अलग एपिग्राफिस्ट, बहुत सारे, सबका रोल होता है, सभी मिलकर, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं सब मिलकर के फाइनली जो इंस्क्रिप्शंस को पढ़ के, हमारे टेक्स्ट को पढ़ के, ठीक है, इस तरीके सबको मिलाकर के फाइनली कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या, किसकी चर्चा हो रही है, हमारे पास्ट में क्या चीजें, किस तरीके से लोग रहते थे, खाते थे, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हमने बात की कि जो अशोक है, जो प्रियदर्शी है, वो सब एक ही चीज को, एक ही बात की और इशारा कर रहे सारे, वो एक ही इंसान की बात हो रही थी, प्रियदर्शी और अशोक सेम थे। और जब ये पता फाइनली चल गया तो फिर स्क्रिप्चर्स के थ्रू और भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के थ्रू फाइनली अशोक के बारे में हम जान पाए और मगध एम्पायर के बारे में जान पाए, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। और ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको समझा। फिर आपको ये देखना है कि जब जब उन्होंने इंस्क्रिप्शंस को स्टडी कर लिया, इंस्क्रिप्शंस को स्टडी करने के बाद हमारे जो हिस्टोरियंस थे, जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे और जो इंडियन हिस्टोरियंस थे, उन लोगों ने अब उन्हें समझ में आया कि अब हम बेटर तरीके से इंडियन हिस्ट्री को जान पाएंगे, तो पॉलिटिकल हिस्ट्री को जान पाएंगे और जो अलग अलग जो लीनिएजेस थे, जो एक के बाद दूसरे राजा हुए, उनके कौन से संतान थे और डायनेस्टी कैसे चली, तो उसको बेटर और अच्छे से समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे। तो अब हम जब पॉलिटिकल चेंजेस होगा तो उससे क्या कनेक्शन है, ठीक है, जो पॉलिटिकल चेंजेस का क्या कनेक्शन है, ओके। तो पॉलिटिकल, इसको ध्यान से समझेंगे, पॉलिटिकल जो चेंजेस हो रहे थे, अगर एक राजा बदलता है, उसके बाद दूसरा राजा आता है, उसकी जो लीनिएजेस चलती है, तो जो पॉलिटिकल चेंजेस होंगे तो आपस में कनेक्ट होंगे किसके साथ? आपस में वो कनेक्ट होंगे इकोनॉमिक चेंजेस के साथ, ठीक है, इकोनॉमिक चेंजेस के साथ वो कनेक्ट होंगे और सोशल चेंजेस के साथ कनेक्शन होगा, ठीक है। मतलब एक राजा के समय कुछ जो चीजें चल रही थी, जब वो बदल गया, उसके बाद इकोनॉमिक जो चेंज आएंगे वो भी हो चांसेस होते हैं बदल जाएंगे, सोशली बहुत सारे बदलाव आते हैं। तो इसको बहुत इजीली हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। लेकिन बाय द टाइम जब स्टडी किया गया तो वेरी सुन हिस्टोरियंस रियलाइज्ड दैट कि इट इज नॉट एन इजी टास्क, ठीक है, वेरी सुन उनको समझ में आ गया, वेरी सुन रियलाइजेशन ये हो गया हिस्टोरियंस को कि दिस इज नॉट इजी टास्क। किस चीज को समझने के लिए? इंडियन, एंशिएंट इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है, क्या क्या चेंजेस किस तरीके से हुए, सोशली किस तरीके से लोग अलग अलग जाति, धर्म, वर्ग, क्या, ऑल दोज थिंग। तो क्योंकि इंडिया की जो हिस्ट्री है इतनी वास्ट है और इट इज मोस्ट, और इसकी काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी भी है, संभावना भी है कि ये जो अलग अलग इतने बड़े सब कॉन्टिनेंट में और भी भाषाएं बोली जाती थी, जाती रही होंगी, नॉट नेसेसरली सारी चीजें लोग लिखने में भी प्रयोग करते होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी भी बहुत सारी भाषाएं हैं भारत में, तो हम लोग सभी भाषाओं को लिखते हो, जरूरी नहीं हो, सभी भाषाओं के अगर अपने साहित्य हो, ये जरूरी नहीं है। तो उस समय भी और भी भाषाएं बोली जाती होंगी। तो जो सोसाइटी थी वो किस तरीके से सोचती थी, क्या चेंजेस होते थे, इसको बिल्कुल कॉन्क्रीट तौर पे समझने के लिए इतना ही सब कुछ काफी नहीं था, ठीक है। तो ये सब हमने आज के वीडियो में समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे महाजनपदास के बारे में, जो 16 महाजनपदास थे उसके बारे में समझेंगे।
और वन बाय वन सारे टॉपिक को समझेंगे। तो आप हमारे चैनल पे बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट जरूर लिखें, अपने सजेशंस जरूर बताएं। तो उस तरीके से आपको सारे पॉइंट को समझना है। ओके, थैंक यू।